शाम 4 बजे डीडी नेशनल। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने में इन्वेस्टर्स एजुकेशन की कितनी अहमियत है। दरअसल सरकार की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से हाल के बरसों में डिजिटल पेमेंट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। पीआईबी के अंदाजे के मुताबिक 2024-25 में 18,000 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन डिजिटल पेमेंट में इंक्रीज के साथ ही फ्रॉड्स और स्कैम के खतरे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स को फ्रॉड और स्कैम से बचने के लिए किस तरह की एजुकेशन चाहिए और वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो हम कहां से हासिल कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास दो मेहमान मौजूद हैं। आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी जनरल मैनेजर शैलेंद्र नाथ झा, स्वागत है सर आपका। और साथ ही हैं आईईपीएफ में चेयर प्रोफेसर और सेबी से इन्वेस्टर्स एजुकेशन के 2024 अवॉर्डी डॉक्टर सीएस मोहपात्रा जी। आप दोनों का स्वागत करते हैं। मोहपात्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ और इनको हम देख रहे हैं कि लगातार इजाफा होता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहे हैं। अलग अलग नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। ऐसे में ये होता क्या है, मतलब क्या चाहते क्या हैं वो लोगों से? किसी तरह से अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लें उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन का, या फिर उनके मैनिपुलेट करके उनके फाइनेंशियल उसमें घुस जाएं, डेटाबेस में घुस जाएं। कैसे, उनका पर्पस क्या है? सोनिया, बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा पे आज हम बात कर रहे हैं। उसमें स्कैम, फ्रॉड को इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं ये शब्द को। स्कैम एक चीज़ है जो कि जिसको भी वो अटैक करता है, इंडिविजुअल या एंटिटी को, उसका वो नुकसान पहुंचाता है फाइनेंशियली या व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन लेके। फ्रॉड जो कि खुद अपना फायदा के लिए व्यक्ति कोशिश करता है या कोई संस्था कोशिश करके अवैध उपाय से अपना पैसा इकट्ठा करता है, उसमें बहुत सारे लोग भी नुकसान में पड़ सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशंस भी नुकसान में पड़ सकता है। स्कैम करने का एक ही मकसद है इन लोगों का, अवैध पैसा इकट्ठे करना, और उसमें जो पड़ जाते हैं लोग, ये सब जानबूझ के। इसका मेन कारण है कि बंदे का लोभ, भय, और कभी कभी वो इस्तेमाल करते हैं हर तरह की चीज़ें, जैसे कि बहुत ही ऊंचा रिटर्न का प्रॉमिस करते हैं जो कि बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं है। फिर भी उस पर विश्वास करते हैं, सोचते हैं बिना जोखिम के अगर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना रिटर्न मिल रहा है, हम क्यों बैंक में जाएं या क्यों वैध रूप से थोड़ा कम कमाएं। तो ये जो लालच है, ये लालच के चक्कर में एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है जो नए नए उपाय से स्कैम और फ्रॉड किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ों में जिसके साथ फ्रॉड या स्कैम होता है वो जानता है कि उसने ही कुछ गलती किया है, उसी ने ही अपना इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जो निजी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया है किसी भी तरीके से। तो वो कैसे ना करें, क्या क्या उपाय आजकल बढ़ते जा रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। आपका जो हार्ड अर्न मनी है, इतना कष्ट से जो थोड़ा बहुत पैसा आपने कमाया है, ये पैसा को कैसे संभाल कर रखा जाए, इसके ऊपर जितना सारा शिक्षा दिया जाता है, बहुत सारे संस्थाएं देते हैं, सेबी, आरबीआई और कैपिटल मार्केट के सारे शेयर होल्डर्स, बहुत सारे कंपनियां देते हैं। और हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आईपीएफए है, वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। उनके वेबसाइट को देखें, सीखें, ताकि ये कम हो सकता है। शैलेंद्र जी, आपने आरबीआई में लंबे समय तक काम किया है, तो ये जो सीएस बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदमी की गलती होती है जिसका फ़ायदा उठाकर सामने वाला जो है वहाँ पर स्कैम या फ्रॉड कर देता है। कई बार इनोसेंस भी होती है, उनको लगता है वो ज़्यादा अति विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर। कोई अगर बैंक का एम्प्लॉय है, उससे वो लगातार पिछले 10 साल से डील कर रहे हैं या 5 साल से डील कर रहे हैं, उसको अपना ओटीपी ऐसे आराम से दे देते हैं। और फिर अभी जो पिछले हफ्ते ही एक फ्रॉड आया है सामने,
एफडी में से इतने पैसे निकाल लेना। अब उन बेचारों की क्या गलती थी? उनका तो फ़ोन नंबर ही चेंज कर लिया गया, और वो भी बैंक के तरफ से चेंज किया गया। उन्हें पता ही नहीं कि उनके एफडी के अकाउंट में कहाँ चल रहा है, कहाँ से ओवरड्राफ्ट बन रहे हैं, क्यों पैसा निकाला जा रहा है, और थोड़ा बहुत में नहीं बिल्कुल खाली हो गया। तो ऐसे में क्या किया जाए? मतलब कैसे आप घर बैठे, कैसे आपके पास ठीक है ऐप्स हैं, सब कुछ है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई हमारा जो अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ है? अकाउंट की जो जानकारियां हैं या अकाउंट जो सेफ रखने के तरीके हैं, मुख्यतः ये घर की चाबी की तरह होते हैं। अब जैसे अब जब शायद सोनिया जी बात कर रही थी, अभी जो कोटा में किसी बैंक में ये एफडी से पैसे निकाले गए हैं और 4.58 करोड़ जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो भी रहा है, उतने पैसे किसी बैंक के अधिकारी ने ही लोगों के एफडी को ये करके निकाल लिया है और उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और जांच में जब पता चला तो वो पकड़ी भी गई है। बैंक मुख्यतः भरोसे पे काम करता है। बैंक में सुरक्षित रहने के लिए आपको बैंक का यूज़र आईडी, बैंक का पासवर्ड, बैंक के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हर बैंक का अलग अलग होता है। जैसे जिस पर्टिकुलर बैंक में हुआ है उसके डेबिट कार्ड को देखेंगे, उसके पीछे एक ग्रिड होता है, ग्रिड लॉक। तो अगर रक्षक यहाँ भक्षक हो गया है तो बचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब एक बार धोखाधड़ी हो गया है और बैंक को पता चलता है तो ऐसी स्थिति में बैंक जितना भी धोखा हुआ है उन सारे ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करता है, और इस बैंक भी की जाएगी, ये भरोसा है, क्योंकि बैंक साख पे चलता है। और जितना ये जो सर CS महापात्रा सर ने जितना कहा कि जो फ्रॉड होता है, जितना हमने एनालिसिस किया है, जो विश्लेषण किया है, उसके मुख्यतः 4 ही कारण होते ही हैं। पहला कारण होता है आपका इग्नोरेंस है, दूसरा कारण आपका लोभ है, तीसरा कारण आप जल्दी में होते हैं, क्योंकि जो जितने भी फ्रॉड हुए हैं वो इस साइकोलॉजी पे काम करता है, ये आदमी हड़बड़ी में है। अभी फिर से कोविड का एक वेव तो नहीं हम कह सकते हैं, कोविड के कुछ केसेस आ रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले जो वेव आया था, जब हमने सफ़र किया था, उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही थी, कुछ भी बात हो रही थी, लोगों को चाहिए थी, और आभासी दुनिया में आप किसको पैसे दे रहे हैं और किससे मांग रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता है। और बहुत सारे लोगों ने अपना फंड ट्रांसफ़र किया उस हॉस्पिटल बेड के लिए, उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और सारे लोग ठगे गए। तो कहना है कि आपकी जो गुप्त जानकारियां हैं किसी भी हाल में आपके पास होना चाहिए। हालांकि फ्रॉडस्टर्स बहुत सारे तरीके हैं जिससे गुप्त जानकारियां प्राप्त करता है, लेकिन सतर्क रहना और सावधान रहना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित रहे। जैसे शैलेंद्र जी ने बताया है, मैं यहाँ पर एक लाइव आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी और उनका ये कहना था कि एक शख्स ने उनको फ़ोन किया, उनका नाम विक्रम था, और फ़ोन ऐसे किया, जब उन्होंने हेलो बोला तो विक्रम कैसा है तू? उनको लगा कि कोई जान पहचान का आदमी है। उन्होंने बोला कि मैं तो ठीक हूँ, कौन बोल रहा है? अरे तू तो मुझे भूल गया, ऐसे कैसे? मेरा फ़ोन नंबर तूने सेव नहीं किया हुआ? अब ऐसे में जो ये बातचीत शुरू हुई, आदमी को लगा कि शायद कोई जान पहचान का आदमी है, कहीं मैंने मिस कर दिया, कौन है। खुशी भी हुई, वो बात करने के शौकीन भी हैं, वो भी बात करने लग गए। बात में उसने बोलना शुरू किया कि यार मैं ना अभी यहाँ पे अस्पताल में हूँ और अभी ना मुझे 20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है, लेकिन तू मुझे ट्रांसफर कर और विदिन 5 मिनट्स तेरे को मैंने दूसरे आदमी से बात कर ली है, वो तेरे बैंक में ट्रांसफर कर देगा। तो तू चिंता मत कर, मैं घर आऊंगा, भाभी जी के साथ चाय पीऊंगा, पर तू अभी ना मेरे को ये ट्रांसफर कर दे। और इसी बात पर शायद वो कहीं ठनके कि कहाँ बातचीत दोस्ती की शुरू हुई और पैसे पर आ गई, और फिर उनकी वाइफ भी सामने खड़ी हुई थी और बोल रही थी फोन काटो फोन काटो फोन काटो। तो कहने की बात यह है कि आजकल हर चीज अपनाई जा रही है आपसे पैसा ठगने के लिए। जो शैलेंद्र जी ने बोला कि स्लो डाउन, थोड़ा सा जो ये एक्साइटमेंट बना रहे हैं, इमरजेंसी दिखा रहे हैं, तो जो जिसको ठगा जा रहा है उसको क्या करना चाहिए उस टाइम पर? क्या अपने आप को रिलैक्स करके सोचना चाहिए कि 2 मिनट रुकूं, मैं जानता नहीं हूं ये कहां पैसे की बात शुरू हो गई है? कई बार इमोशनल भी हो जाता है आदमी। CS बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो ये बहुत तरीके के स्कैम्स होने लगे हैं, जो आप उदाहरण दे रहे हैं इसको विशिंग कहते हैं। तो वॉइस मेल को अपना बिल्कुल कॉपी करेंगे, जैसे कि मेरा बेटा ही मेरे को फ़ोन कर रहा है लगेगा, और इतना ही नहीं, मेरे बेटे के फ़ोन से, मेरे बेटे के वॉइस से मेरे पास फ़ोन आएगा, और अगर वो कहता है मैं परेशानी में हूँ, जल्दबाजी में, आपको इमीडिएटली पैसा मांगेंगे कि बहुत जल्दी है उसमें। वो होता है फिशिंग। फिशिंग आप जानते हैं ईमेल्स
के तौर पे एसएमएसिंग को कहते हैं स्मिशिंग, और ये स्कीमिंग भी एक होता है कि आप जब एटीएम में जाते हो, एटीएम में आप कार्ड डाले अपना पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, उसके नीचे क्या है छोटा सा एक छेद करके कैमरा लगा देते हैं, कभी कभी कार्ड रीडर लगा देते हैं, तो उसमें आप स्कीमिंग भी करते हो। और एक ईमेल के तहत आपका कोई संस्था जो आपका जानकारी संस्था है उसी के ऑलमोस्ट सेम 1-2 लेटर चेंज करके वो करते हैं, वो भी एक प्रकार की विश्वास योग्य जैसे बन जाता है बात। आप सोचते हो यही नंबर है, या मोबाइल नंबर का एक ही डिजिट को चेंज करके कर देंगे, तो जल्दबाजी में आप कर देते हो। एक तो ये है, दूसरा खुद का लोभ है, तीसरा है भय। जो डिजिटल हाउस अरेस्ट का बात चली है, लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है। कोई कहता है मैं सीबीआई से हूँ, कोई कहता है मैं इनकम टैक्स से हूँ, कोई कहता है मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा पैसा फंस गया है, कस्टम से कुछ निकलवाना है, जल्दी पैसा भेजो। ऐसे करके तुरंत पैसा मांगते हैं, कंप्यूटर के सामने रहो, कंप्यूटर बंद मत करो, फ़ोन बंद मत करो, जैसे ही करोगे अरेस्ट हो जाओगे। ये एक भय भी एक कारण है इस चीज़ का। हर समय हर चीज़ के लिए एक ही समाधान है, एक तो जानकारी को बढ़ाना है, वो तो निश्चित रूप से सही है, दूसरा है कि जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का आजकल डीप फेक हो रहा है। आपको लगेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखा जाए तो सिर्फ मेरा फोटो से लेके मेरा सर जोड़ के बात करेगा और आपको लगेगा इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो सही होगा, इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जितने भी तरीका आप थोड़ा रुक के, थोड़ा उसका जो जेन्युइन चीज़ सुनिश्चित करके थोड़ा रिसर्च करें, फ़ोन बैक करें, जहाँ से भी आए वहाँ फ़ोन बैक करें। जिस संस्था के नाम लिया जा रहा है उसी संस्था में कॉल किए, आज उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये झूठ है। तो ये एक तरीका है। और उससे पहले बात हो रहा था आईसीआईसीआई बैंक जो कोटा में हुआ है, आपने पूछा इसका क्या प्रतिकार किया जाए। सच में ये बहुत बड़ा मुश्किल बात है, और ज़्यादातर वो सीनियर सिटीजन्स अफेक्टेड हुए हैं, 40-50 या 100। तो उनका जब पैसा जाता है, ये बहुत कष्टदायक मामला है। जिनके पास बहुत कष्ट करके 40-50 साल की नौकरी से हो, किसी भी तरीके से पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठे करते हैं, तो उसका प्रतिकार ये है कि अगर आप डिजिटल बैंकिंग करते हो, निश्चित रूप से फ़ायदा उठाना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग के बेनिफिट्स हम लोग सब जानते हैं। सब्जी वाला भी डिजिटल बैंकिंग का फ़ायदा उठाते हैं, हम भी करते हैं, रिक्शा वाला भी लेता है पेटीएम से पैसा, दूसरे ऐप यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद हमको भी थोड़ा सा हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उसका प्रतिकार कैसे करें। आपने पूछा था, मैं कहूँगा कि पासवर्ड को आप बदलते रहिए। अपना बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग में जाके अपना प्रोफाइल भी चेक करिए। जैसे ये खबर आया हम भी सोचने लगे, कई दिन से हमने पासवर्ड चेंज नहीं किया है, कई दिन से हमने देखा ही नहीं, हमारा एड्रेस चेंज भी हो गया, तो क्या हमने अपना एड्रेस बैंक में चेंज कराया है? क्या बैंक के अधिकारियों से पर्सनली कभी बात किया है? ये सब चीज़ों का अभी ज़रूरत है, ताकि और एक तो बात है कि रोज़ आपको देखना चाहिए जितना पैसा आपने कमाया था, जितना एफडी है, सही है या सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि हमारे झा साहब ने जो आपको बताया, रिजर्व बैंक हो, कमर्शियल बैंक्स हो, इनका जिम्मेदारी है। आप अगर बता देंगे कि ये हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है और तुरंत बताएंगे, उसमें 72 घंटे का है, 24 घंटे का है, तो और आपका कोई लापरवाही उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जरूर आपको पैसा मिलेगा, आपको मदद मिलेगा, और वो जो गलती करता है वो पकड़ा जाएगा। प्रॉब्लम इसी में है कि लोग फायदा उठाने के लिए, अवैध रूप से काम करने के लिए हरदम आगे रहते हैं, नया नया चीज़ निकालते रहते हैं। तो उसका नुक्स भी हमको निकालना चाहिए, हमको इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, ये तो आम बात है। तो ऐसे करके हम प्रतिकार कर सकते हैं। जी शैलेंद्र जी, जैसे एल्डर फ्रॉड की यहाँ पर बात चली रही है, अधिकतर लोग वही हैं जो बुजुर्ग हैं, वही इस सब के शिकार होते हैं। तो ये क्या टेक फ्रॉड माना जाए कि टेक्नोलॉजी से वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? किस तरह से वो अपने आप को टेक savvy कर सकते हैं? हर कोई नहीं कर सकता, या फिर वो जो छोटे वाले फ़ोन आते हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या फिर जो ऐसे नंबर से फ़ोन आते हैं उनको फ़ोन ही उठाना बंद कर दें। अब ये भी डर लगता है कई बार कि अननोन नंबर से कोई इम्पोर्टेंट कोई घर में किसी को कुछ हो ना गया हो जो ऐसे फ़ोन करे जा रहे हैं। मतलब क्या इसका एक जो बुजुर्ग घर पे है वो क्या करे? जो बुजुर्ग होते हैं निश्चित रूप से वल्नरेबल ग्रुप हमारे यहाँ भी माना जाता है। हम भी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं या जागरूकता अभियान चलाते हैं तो उनको स्पेशली एड्रेस करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर का उद्भव हुआ, कंप्यूटर जब आया है उसमें वो उतने ट्रेंड नहीं थे। लेकिन जो बेसिक बैंकिंग होती है
कि अपना पिन सुरक्षित रखना है या अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ऐसी बातें उनको जो जानते हैं, जो इस चीज़ से घर में जो यंग लड़के हैं या बच्चे हैं जिनको ये पता है कि कोई जो जैसे सर बता रहे थे, एक तो विजिंग कोई फ़ोन आता है और ये है, तो मैक्सिमम गलती क्या करते हैं, आज हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ गया है क्योंकि डिजिटाइज हो गया, सब कुछ बढ़ गया है। एक टर्म आता है गूगल पॉइजनिंग। गूगल पॉइजनिंग इस टर्म को कहते हैं कि किसी भी सर्विस को ढूंढने के लिए हमको ये नहीं पता, जो हम अज्ञानता की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमें किसी ई कॉमर्स का ढूंढना है तो उसका हम गूगल पे जाएंगे, वो ई कॉमर्स का हेल्पलाइन नंबर, और फ्रॉडस्टर्स इसी ताक में लगे रहते हैं कि हमने अगर हेल्पलाइन नंबर डाला तो वहाँ उस पर मोबाइल नंबर आएगा। और आप ये जान के रखिए, जैसे मान लीजिए आपका किसी एक्स बैंक में कुछ हो गया, कुछ घटना हो गई, कुछ आया, कुछ पैसा निकल गया या कुछ भी जानकारी लेनी है, आपने अगर गूगल पे सर्च मारा उस बैंक का तो बहुत चांसेस ये हो सकता है, संभावना ये हो सकती है कि आपको कोई मोबाइल नंबर मिले, जबकि हर बैंक का जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, 1800 से शुरू होता है और वो वन वे होता है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ से फ़ोन नहीं आ सकता है। आपको हम कुछ लाइव एग्जाम्पल के साथ चुने जो हमने देखा है कि लोगों के पास 1800 से फ़ोन आता भी है, ये संभव ही नहीं है टेक्निकली, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन आ नहीं सकता, उस पर फ़ोन लिया जा सकता है। वो उसको हम कहते हैं कॉल स्पूफिंग, कि फ़ोन नंबर से उसका छद्म फ़ोन नंबर छुपा दिया जाता है और दूसरा फ़ोन नंबर दिखता है, तो लोगों को लगता है ये तो जेन्युइन फ़ोन है और उस पर सारी जानकारी दे। तो हर मामले में आपको जानकारी सुरक्षित रहनी है, और जो बुजुर्ग है उनको इतना बतला के रहता है मिनिमम सावधानी, अपने बैंक से संबंधित जानकारी किसी को ना दें और कोई भी अवांछित लिंक पे क्लिक ना करे। कोई रिमोट शेयरिंग ऐप उसको कहते हैं जो आप टेक फ्रॉड की बात कर रही हैं। ये ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब हो गया या आपका कुछ खराब हो गया, आपने किसी टेक सपोर्ट को बोला भाई मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ये नहीं चल रहा है, मुझको चाहिए, और तुरंत उधर से अगर आपने गूगल सर्च किया है और कंपनी का एक्चुअल कंपनी नहीं किया है तो ये संभावना बनती है उधर से जो आप फोन करेंगे वो आपको कहेगा ठीक है, टीम व्यूअर एक ये है सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर दिए। जैसे ही आप टीम व्यूअर डाउनलोड कर देते हैं तो आपका जो लैपटॉप का या आपका एक्सेस जो है उस फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है, उसके सारी जानकारी, उसकी गैलरी, वो सारा कुछ ये चला जाता है। एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा एक छोटा सा मैं कहूँगा, बहुत सारे ऐप स्टोर्स पे ऐप होते हैं, लिंक से क्लिक करके भी लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, वो आपका सारा परमिशन लेता है, आपके गैलरी का परमिशन लेता है, आपके एसएमएस का परमिशन लेता है, आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन लेता है। और चूंकि वो ऐप मुफ्त में अगर काम का ऐप नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, और ऐसे स्थिति में होता है क्या, उसमें जो एपीके फाइल्स होते हैं, जो एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है, कई बार जो फ्रॉडस्टर होते हैं उससे आपका कंट्रोल उनको चला जाता है और उससे फ्रॉड होने की संभावना होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें घर में जो ही बुजुर्ग हैं उनको बता के रखना चाहिए ताकि वो फ्रॉड से बच सके, और कुछ भी हो तो तुरंत अपने से जो यंग एज के जो कंप्यूटर साहब हैं उनको बताएं ये समस्या हो गई है, तो जो 1930 पे कॉल करना है और क्या करनी है, बैंक को कॉल करना है, उसका समाधान किया जाएगा। मैं एक बार फिर से समरी कर देती हूँ इसकी। आपने एक वर्ड यूज़ किया गूगल पॉइजनिंग, तो वो हम एक बार फिर समझेंगे आपसे गूगल पॉइजनिंग क्या है, क्योंकि हर कोई जो गूगल पे टाइप करेगा उसको तो यही लगेगा कि गूगल पे है तो सही चीज़ होगी। अब गूगल पे भी गलत चीज़ आ रही है, इसमें अब हर चीज़ ही रक्षक की भक्षक बन रहे हैं, तो कब किस पे विश्वास किया जाए वो थोड़ा सा मुश्किल है। और आपने बोला कि क्लिक नहीं कीजिए किसी भी जो लिंक्स आते हैं इन सब पे, क्योंकि वो थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। ऐप्स जो ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, अगर वो फ्री वाले ऐप्स हैं तो आपको वहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले, हर चीज़ को एग्री ना कर ले। तो वहाँ मुझे लगता है सेटिंग्स में जाकर शायद आप उसमें से चेंजेस कर सकते हैं कि आप गैलरी को इसकी एक्सेस नहीं देंगे, आप अपने फ़ोन जो OTP आएंगे उनको इनकी एक्सेस नहीं देंगे, मैसेजेस की, ईमेल्स की एक्सेस नहीं देंगे, आप क्या सर्च कर रहे हैं उसकी एक्सेस नहीं देंगे। तो शुरुआत हम एक बार फिर से करेंगे गूगल पॉइजनिंग से। समझना चाहती हूँ मैं कि ये गूगल पॉइजनिंग क्या है, शैलेंद्र जी। फ्रॉडस्टर्स यूजुअली इस ताक में लगे रहते हैं कि आप उनसे कब कांटेक्ट करें और आपके जो डिवाइस है उसका कंट्रोल उनके पास कैसे चला जाए। जैसे मोबाइल का जो मोबाइल पे हम सब सारे लोग मोबाइल बैंकिंग करते हैं, धीरे धीरे जब शुरू में ये ऐसा हुआ था तो बहुत सारे मोबाइल बैंक के मोबाइल ऐप में ये सुविधा नहीं थी कि अब जैसे बहुत सारा ऐप रिमोट शेयरिंग ऐप है, आप डाउनलोड करेंगे तो बैंक का ऐप, चूंकि सुरक्षा है और रिजर्व बैंक का भी मानना होता है कि सुरक्षा के स्तरों को बढ़ाया जाए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, वो आपको डाउनलोड करेंगे तो वो सूचना देता है कि ये ऐप आपके बैंकिंग ऐप से ये हो सकता है, सावधान हो जाएं।
फिर भी अगर आप ये करना चाहते हैं तो बैंकिंग ऐप काम नहीं करेगा। तो हमें यह लगता है कि गूगल पे जो भी जानकारी, वो पब्लिक डोमेन है, सबके लिए उपलब्ध है, जो भी डोमेन है उस पर हम जानकारी डाल सकते हैं, उस पर जो जानकारी ये सही नहीं है तो हमारे दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि ये पब्लिक डोमेन है, से बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका टोल फ्री नंबर 1800 से ही होता है। जो ई कॉमर्स साइट है, जो उनका जो नंबर होता है वो लैंडलाइन नंबर होता है, कभी मोबाइल नंबर होता है। तो मोबाइल नंबर पर कॉल करने से पहले निश्चित रूप से सावधान होना चाहिए और उसके जो ओरिजिनल साइट्स हैं, जो ओरिजिनल उसका साइट, उस पर जाकर देखना चाहिए कि यही नंबर है क्या। क्योंकि हड़बड़ी में जाके, जैसा कि आपने भी कहा शुरू में, हड़बड़ी में हमें जो पहला नंबर मिलता है यूजुअली मोबाइल नंबर होता है, अपने अनुभव में देखा है, हम उस पर कॉल करते हैं और सब कुछ दे बैठते हैं। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा जो पॉइजनिंग शब्द का है, कुछ भी ज़्यादा जो इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसकी जो हानियां हैं वो गूगल से भी है। जानकारी गूगल पे बहुत अच्छी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है, लेकिन जानकारी के चक्कर में सही जानकारी मुझको कहाँ से मिलेगी ये आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। सीएस, यहाँ पर जैसे कुछ कॉल्स आते हैं कि आपके लॉस्ट शेयर्स हैं या अनक्लेम्ड शेयर्स हैं, कई बार ऐसे भी कॉल आते हैं कि आपने इंश्योरेंस करवाई थी अपनी 4 साल पहले, अब वो पॉलिसी लैप्स होने वाली है, अगर आप तुरंत उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, इस टाइप के कोई प्रलोभन देते हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ये जो लॉस्ट शेयर्स का बात है ये काफ़ी है, बहुत लोगों का शेयर्स गुम हो जाता है, ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है सीनियर सिटीजन कभी कभी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बताते नहीं हैं, कहीं पर छुपा रह जाता है। 10 साल 20 साल 30 साल बाद किसी को पोते को या परपोते को पता लगता है तो उसके बाद में उनको मालूम ही नहीं होता है कि क्या किया जाए। तो इस टाइप के चीज़ों में पहले तो कंपनी के साथ संपर्क किया जाए, और कंपनी अगर 7 साल से ज़्यादा हो गया है, ये वैधिक रूप से, लीगल रूप से ये पैसा कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के पास ये पैसा जाने का ज़रूरत है। कंपनी भेजता है और आपको अगर चाहिए वो पैसा, कंपनी के अप्लाई करने के बाद आप IPFA वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन दीजिए ऑनलाइन और उसका जानकारी दीजिए अपने बारे में, और अपना लीगल हेयरशिप को आप इस्टेब्लिश करिए। आप अगर जेन्युइन उत्तराधिकारी हैं या जेन्युइन ओनर हैं तो आपका पैसा आपको आराम से लौटा दिया जाएगा। ये जानकारी बहुत लोगों के पास ना होने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 1000 करोड़ में पैसा यहाँ पड़ा है। अभी मैं बता दूँ, सिमिलरली बैंक में भी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा रख के भूल जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई सोचता भी नहीं है कि मैं पहले यहाँ नौकरी करता था, 200 रुपया पड़ा है तो अकाउंट बंद नहीं किया और कहीं जाके नौकरी करने लगा, भूल गया उस अकाउंट के बारे में। ये सारा पैसा धीरे धीरे इकट्ठे होकर 10 साल बाद बैंकों से पैसा जाके सुरक्षित रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, और वो भी आपको पैसा देता है थोड़ा सा सूद, आई थिंक मेरा जहाँ तक मालूम है 2 या 3% के साथ आपको पैसा मिलेगा। और आजकल एक अच्छा काम रिजर्व बैंक ने किया है, एक उद्गम करके एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें जाके आप पता लगा सकते हैं कि कितना पैसा आपने छोड़ा है, कौन से बैंक में छोड़ा है, आप अपना पैसा ले सकते हैं। कई बार EPFs भी होते हैं CS, क्या वो भी इसी में मतलब क्योंकि आप नौकरी चेंज की, आप भूल गए, 1 साल आपने नौकरी की थी या 10 साल की थी, कई बार थोड़ा सा लेजी भी हो जाते हैं लोग, नहीं निकालते, सोचते हैं बाद में निकालेंगे। हाँ, इसको भी वापस जाने का ये एक तरह की पेंशन है। तो जैसे मैंने बात किया, वो कैपिटल मार्केट सेबी का शेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, IPFA का शेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉस्ट शेयर्स उनके पास रहता है और वो उसका लीगल रूप से उसका जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड करके एक फंड होता है, और IRDA जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो क्लेम अनक्लेम रह जाता है वो भी एक तरह से पैसा पड़ा रहता है, वो पैसा भी जाके उसी वेलफेयर फंड में इकट्ठे होता है। पेंशन फंड जो अनक्लेम्ड फंड रहता है वो भी जाके इकट्ठे होता है। ये सब पैसे से उसको इंतज़ार किए बिना उसको इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन में सारे लगाते रहते हैं रेगुलेटर्स और इंटरमीडियरीज, और जब लोग वापस आते हैं जेन्युइननेस देख के पैसा को वापस दिया जाता है। तो पैसा कहीं गुम नहीं होता है सरकार के पास, लेकिन जानकारी रहना इसीलिए बहुत ज़रूरी है जी। और अभी एक बात और कहूँगा, जो शैलेंद्र ने बताया गूगल पॉइजनिंग के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि गूगल गलत इन्फॉर्मेशन देता है। गूगल के अंदर सारे लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो स्पूफिंग के वजह से उसी आपका सरकारी ईमेल का एक शब्द चेंज कर देंगे, जल्दबाजी में आपको लगेगा कि ये वही वेबसाइट है,
जैसे 1800 के बाद 01 भी होगा तो ये तो गलत है ना नंबर। तो ये नंबर को देखने में हमारा गलती होता है, हम पहले उसका शिकार हो जाते हैं और फंस जाते हैं, इस पॉइजन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हर चीज़ को क्रॉस चेक करने का ज़रूरत है। ये ना कि सिर्फ अगर आप लॉस करें तो कैसे वो लॉस को रिकवर किया जाए, या पैसा गंवा दिया तो उसके बाद का किधर जाए, वो करने से पहले उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का जो सारे रेगुलेटरी सिस्टम है, जो सरकार के जितने सारे नियम कानून है, जैसे इस संबंध में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो DPDP एक्ट। तो इसमें डाटा जो आपका इन्फॉर्मेशन सारे कंपनियां पहले मुफ्त में थोड़े से पैसे में बेच देते थे, या आपका खबर सबको लग जाता था। आज के डेट में एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने के बात हो रहा है, 2023 का ये अधिनियम है। उसके तहत आपका जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, जो भी उस इन्फॉर्मेशन को रखता है, सारा तो आप अपने पास नहीं रख सकते। जिम्मेदारी के साथ आप बैंकों में देते हैं, बहुत सारे जगह में देते हैं आपका इन्फॉर्मेशन, चाहे आधार कार्ड हो, पैन हो। उस इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से जिसने अगर नहीं रखा, उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, चाहे ये कंपनी क्यों ना हो। तो ये भी आप जानकारी रखिए, और जब अगर आपका गलत इस्तेमाल हुआ है, कहीं से गया है, तो आप उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी शैलेंद्र, जैसे आपने RBI में एग्जाम्पल्स हमें दिए कि किस तरह की स्पूफिंग होती है, किस तरह से फिशिंग होती है, ऐसे में कुछ शेयर मार्केट स्कैम्स भी सामने आते हैं। प्लस हमने देखा कि कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है रिसेंटली कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इससे दूर रहिए। तो अब किस पे आप विश्वास कीजिएगा, क्योंकि अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर वो ये पंप एंड डंप स्कीम होती हैं, क्या होती हैं वो, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। मुख्यतः अभी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम मैं देख रहा हूँ जो शेयर मार्केट में हो रहा है, उसमें जैसे सर बता रहे थे, मुख्यतः जो हम कहते हैं लोभा पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण होता है। वो ऐसा होता है कि कोई भी, मैंने जितना भी स्कैम देखा है, जॉब स्कैम देखा है या इन्वेस्टमेंट स्कैम देखा है, जो भी स्कैम, उसमें इनिशियली आपको कुछ पैसे जरूर दिए जाते हैं। जैसे आज सी सुबह देख रहा था, बैंगलोर का कोई टेकी है जो 1,72,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट स्कैम में दे दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है आज का। उसमें 1,72,00,000 उसने ऐसे दिया, पहले 10,000 जो उसने दिया, 10,000 में उसको 1,000 रुपये वापस मिल गया। तो वो कॉन्फिडेंस आपका साइकोलॉजिकली जरूर पहले जीतता है, तब आपसे और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। और इसमें जो अब जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स कहे हैं, डिफरेंट मीडिया पे जो रिपोर्टेड है, उसमें जो बहुत सारे ऐप्स हैं वो फेक हैं। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट आप किसी प्ले स्टोर से जाके, जो ट्रस्टेड ये हैं इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, उससे नहीं करके जो लिंक पे आपको, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इस पे लाके जब दिया जाता है, आप उसको डाउनलोड करते हैं और वो ऐप्स जो होते हैं वो फेक होते हैं। अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट तो आपको करवा लेता है, शुरू में आपको पैसे भी दे दिया जाता है, तो आपका ट्रस्ट जीत लिया जाता है। फिर जब आप पूरा पैसा जमा कर देते हैं और आपको दिखता रहता है कि आज आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया और 3 दिन के बाद 35 लाख हो गया, तो आपको लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी, मैं वो जो कहते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, तो आपको लगता है कि मैं, हाँ, और आप उसमें इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअली ऐप भी जो होता है वो फेक होता है। आपको जो दिखाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो पैसा हुआ है ज़्यादा बढ़ गया, वो नहीं होता है। और जब आप पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप से, उस व्हाट्सएप ग्रुप से या उस ग्रुप से आपको बाहर कर दिया जाता है और आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ तक मैंने देखा है फ्रॉड हुआ है। और उसमें मुख्य कारण जो लोभी रहा है कि 30 दिन के बाद पैसा हो जाएगा। प्लस एक मैंने जो देखा था एग्जाम्पल, अपने दिल्ली NCR का एग्जाम्पल था, बहुत वृद्ध थे, वो उनको किसी ने ये दे दिया था कि आपका पैसा 1 साल में दुगुना हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 साल में पैसा दुगुना नहीं होता, वहाँ वही है क्विक रिटर्न या मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जाके बैंक में वो पैसा ट्रांसफर करते थे, बैंक के काउंटर पे जाते थे, वहाँ से UTR नंबर लेके फ्रॉडस्टर को देते थे कि हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया है। मुख्यतः यहाँ भी अंडरलाइंग रीजन जो है वो लोभी है कि 1 साल में आपका पैसा दुगुना हो जाएगा। तो जितना भी ये स्कैम हुआ है वो लोभ उसका मुख्य कारण रहा है और हमें पूरा पता नहीं होता है। हम ट्रस्टेड सोर्स से नहीं जाते हैं, जो फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे विश्वास होते हैं। और हमें भीतर भी ये रहता है कि ये सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं होता जब तक हम खुद नहीं ठगे जाते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने जो देखा है कि ये किसी वर्ग तक सीमित नहीं है, किसी उम्र तक सीमित नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा, जो रिटायर कर गए हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं,
सारे लोग ठगे जाते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी होगी कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर ऐप बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो वो करें, और कहीं भी पैसा जल्दीबाजी में दुगुना चौगुना होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बहुत सारा आपको पता है एक टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम किसी नंबर से लिंक नहीं होता है। तो बहुत सारे जो ये होते हैं, पहले आप अगर इन्वेस्ट करेंगे आपको दुगुना पैसा दे दिया जाएगा, आपने अगर 10 किया 15 दिन के बाद 20 आपको दे दिया जाएगा। और पैसा किससे दिया गया? अगर 10 लाख, जैसे एक 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केरला बेस्ड एक कंपनी है, उसमें 250 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, उसमें आप अगर 10 लाख रुपए जमा करते तो आपको 30,000 रुपया इमीडिएटली वापस किया गया। तो आपका कॉन्फिडेंस हुआ करें इतना पैसा 30,000 रुपया तुरंत आ रहा है, इसका मतलब बहुत आया, तो आप देते चले गए। लेकिन 30,000 दे कहाँ रहा है? आपके इन्वेस्टेड पैसे से आपको दे रहा है। और जब बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस जीत लिया गया, पैसा जमा हो गया, तो अब वो वैनिस्ड है, अब पुलिस एक्शन ले रही है। तो आपको लोभ से बचना है। कोई ऐसा स्कीम नहीं होता है कि आपको 2 दिन में 3 दिन में बहुत पैसे जमा कर जाए। और एक मैं और पब्लिक को सावधान कर देना चाहता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूजुअली कहा जाता है कि आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो उसका व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जो होगा बहुत फैंसी होगा, VIP ग्रुप्स, ये ग्रुप वो ग्रुप, उसमें बहुत नामी गिरामी नाम भी होंगे। और जब आपको वहां शामिल कर दिया तो वहां जो SMS एक्सचेंजेज होता है सब फेक होता है कि आज मैंने पैसा जमा किया 10 लाख, 15 दिन के बाद 20 लाख रुपए हो गया। आज मैंने 20,000 किया, तो वो सब एक्सचेंज होता रहेगा। तो आपको लगेगा अरे अभी तक तो मैं बहुत ये जानता ही नहीं था कि 15 दिन में पैसे दुगुने हो सकते हैं। तो आपकी प्रवृत्ति क्या होती है? आपके पास जितना भी पैसा होता है आप उसमें लगा देते हैं, और जब लगा देते हैं आपको रिटर्न भी दिखता रहता है कि भाई ये पैसा 1 लाख लगाया तो 7 लाख हो गया, 50 लाख लगाया तो 3 करोड़ हो गया। लेकिन जब पैसे निकालने की बात आती है तो कहा जाता है, जो भी उसका आदमी होता है जो उसको चलाया होता है, कि आपको ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है, ऐसे देना है और पैसे दो। जब ये देख लेता है कि आपके पास जितना पैसा है एग्जॉस्ट हो गया है, आपको ग्रुप से बाहर कर देता है। तो आपको जागरूक रहना होगा, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। यानी कि लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं और इसी में वो अपना पैसा बना लेते हैं, आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। CS यहाँ पर जिस तरह से बताया है शैलेंद्र जी ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है, और आई एम प्रीटी श्योर कि जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको लग रहा होगा हाँ ये बात तो हमने खुद एक्सपीरियंस भी की है, क्योंकि हर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा ही होता है कि बाकी के 10 लोग बोल रहे होते हैं कि अरे मैंने तो पिछले हफ्ते लगाया था, आज मेरा इतना हो गया। आपको वो देख देख के लगता है अरे इसने पिछले हफ्ते लगाया था तो शायद मैं भी लगाऊं, मेरा भी हो जाएगा, और ऐसे ही चलता है। सर ने एक बात बोली शैलेंद्र जी ने कि जो वो लिंक होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे ऐप मत खोलिए या मतलब उससे अपना ट्रेडिंग अकाउंट मत बनाइए। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब की मैं बात करूं तो वहां पर वो दिन की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताते हैं या अपने दिन के ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए लिंक से अकाउंट खोलोगे फला फला ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो मतलब आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में शामिल कर दूंगा, जैसा कि व्हाटएवर। तो ये लेकिन कई ठीक भी होते हैं, एक आध मैं बोलूँगी कि ठीक भी हैं क्योंकि मैंने खुद ने किया है तो मुझे पता है। लेकिन इसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, ये जो फाइनेंशियल एडवाइस कई दिनों से चले आ रहा है, पहले तो आपके जो जानकार बंधु वगैरह कुछ कह दिए तो आप उनके मान के चला दिए, आपका बॉस कुछ कह देता है, या कोई भी बैंक में काम करता है, कोई भी फाइनेंशियल वर्ल्ड का आदमी, ऐसे ही जाते जाते आपको कुछ बताया जाता है, दोस्ती हो जाता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देते थे। और जैसे डिजिटल माध्यम आया उसमें बहुत तरीके से अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस आने लगा, जिसके लिए सेबी थोड़ा सबको सतर्क करता है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के माध्यम से, नंबर 1 आप उस पर विश्वास मत रखिए। नंबर 2, इनका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके लिए भी एक रेगुलेशन बना है कि आप अपना अनबायस्ड जजमेंट दीजिए, और आपका जिस जिस कंपनी के साथ संपर्क है, कौन से कंपनी के कितने शेयर्स आपके पास है, उसका भी जानकारी पब्लिक को दीजिए। बात यह है कि जब वो बताते हैं, कितना बताते हैं और कितना जल्दी जल्दी ये खबर पास कर देते हैं, और हम लोग आम आदमी कितना उस चीज़ को सुनता है कि इसका किस किस जगह पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसी में ही रहता है हमारा लाभ या क्षति का अंजाम। अगर हम ध्यान से सुने कि पर्टिकुलर कंपनी के साथ वो जुड़ा हुआ है और रिसर्च करेंगे वो कंपनी वो दूसरा तीसरा चौथा कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो जो चौथा कंपनी का रिकमेंडेशन कर रहे हैं इसका तो अल्टीमेट लाभ तो उसी प्रथम कंपनी को जा रहा है जिसके साथ इनका संबंध है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ में थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा जानकारी, ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है। और सीनियर सिटीजन हो या
एल्डरली हो या यंग हो, यंग बच्चों को हमने देखा है, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि 2 दिन के अंदर हमने मर्सिडीज़ खरीद लिया, डे ट्रेडिंग कर लो, तो आप खुद ही उसमें फंसते हो। तो इसी को इस काम कहते हैं, आपको प्रलोभन दिखा के कैसे भी करके आपको अख्तियार करते हैं और आप खुद वो गलती आप खुद कर बैठते हो अपने लिए। तो उसके लिए ना सरकार, ना बैंक, ना रिजर्व बैंक कुछ कर सकता है। तो अपना गलती अगर नहीं हो तो बचाने के लिए सिस्टम है, प्रतिकार है और आपका पैसा वापस आने के लिए प्रबंध भी है। इंटरनेट एक डिजिटल चीज़ जो हम अभी डिस्कस नहीं किए, शैलेंद्र हैज टॉक्ड अबाउट, बात तो कर लिया हमने, पिरामिड स्कीम का बात किया, पॉन्जी स्कीम का बात किया कि आप ही के पैसा जो पहले इन्वेस्ट करता है उसी का पैसा दूसरे को दे देते हैं, उसके बाद में जो ज्वाइन करते हैं उनका पैसा पहला आदमी को दे देते हैं, तो सबको लगता है हम फायदे में हैं। धीरे धीरे वो घड़ा का पानी खत्म जब हो जाता है तब या तो वो गायब हो जाता है या वो अरेस्ट हो जाता है, तब तक आपका पैसा तो गया, डूब गया। पैसा लाने के लिए, वापस लाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट में सेल जो होता है तो फेक चीज़ आ जाता है। इंटरनेट जॉब कि आपको नौकरी मिल जाएगा, अनचाहे आपको कौन क्यों नौकरी देने वाला है, क्यों ऐसे ईमेल आया कि आपका ये जॉब है, आप कर लीजिए इसको। फिर इंटरनेट में भी आपके लिए लोन आ जाता है, एसएमएस में लोन आ जाता है, 10 लाख का लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले तो आपको डाउट करना चाहिए, इतना बड़े आदमी, इतना अच्छे आदमी हमारे लिए कैसे पैदा हो गए। फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, और एक आजकल निकला है डिस्ट्रॉट ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉड। मतलब आपको अमेरिका से फोन आएगा कि मैं आपका परपोता हूं, आपको मालूम नहीं है, मैं ऐसे ऐसे परेशानी में हूं, तो दादा या परदादा आप थोड़ा हमको मदद कर दीजिए, या मैं इंडिया आ रहा हूं, मेरे को ऐसा करिए, ऐसा करिए। क्या क्या नया तरीका अपनाया जाता है आपको फंसाने के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मत करिए। हमारे पास भी फ़ोन आया कि आप पता नहीं LIC में या किसी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए थे, भूल गए होंगे, 20-25 साल हो गया है, आपका पैसा इकट्ठे होके इतना हो गया, सिर्फ आप 5,000 भेज दीजिए, आपको 1,10,000 का चेक तैयार बैठा है। तो हमने कहा हम तो भूलते नहीं है, सब कुछ लिख के रखते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो नए नए तरीका है जो विश्वास योग्य तरीके हैं, और अद्भुत तरीके भी अपनाया जाता है जिसमें आपका कोई गलती नहीं है, जैसे जो ICICI बैंक का बात हो रहा था। तो ये सबको निपटने के लिए एक ही चीज़ है कि आप लगातार अपना पासवर्ड को चेंज करिए, अपना OTP किसी को मत दीजिए। ये सब जनरल बातें हैं, लेकिन हम उसका कभी ध्यान नहीं देते हैं। जी, तो आप ये सोचिए, हम दर्शकों को ये बोलेंगे कि IEPF के चेयर प्रोफेसर हैं, उनको इस तरह के कॉल्स आए हैं। मैं प्रीटी श्योर हूँ कि सर को भी कॉल्स आए होंगे, RBI में जॉब करते थे। तो जब इन जैसे लोगों को ऐसे कॉल्स आ सकते हैं तो आपको भी आ सकते हैं और आते होंगे, और आपको सतर्क कैसे रहना है। एक तो ज़्यादा फालतू बातें नहीं करनी है फ़ोन पर, क्योंकि जिस तरह से आप एंगेज करते हैं ना लोगों को, तो फिर उनका और हौसला बढ़ता है कि हाँ, लगता है ये पर्सन इंटरेस्टेड है और हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, जिस तरह से नए नए ये तरीके ईजाद करते हैं और फिर इनके तरीके भी कम पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि अगर ये CBI का अफसर बनेंगे तो फिर लोग इनको CBI की अफसर की वजह से मतलब लोगों को सतर्क कर देंगे, तो वो वाला एक काम खत्म हो गया। फिर कोई और करेंगे तो वो सतर्क कर देंगे, वो काम खत्म हो गया। अब ये क्रिप्टो करेंसी स्कैम, अब ये एक नया स्कैम है, इसके बारे में बताएं। मैम, क्रिप्टो करेंसी अभी भारत में वैसे ये ना वैध है ना अवैध है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ अभी उपलब्ध नहीं है, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिस्क पे कर रहे हैं, और उसका जो एक्सचेंज है, अब सबको जानकारी है कि कहाँ एक्सचेंज है, वो जेन्युइन है नहीं है, किस तरह से करना है, क्या उसके फ़ायदे हैं, नुकसान है, तो वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। तो जो गाइडलाइंस करें, या अभी इस पर कुछ बहुत ज़्यादा जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, तो मैं बहुत वहां पर भी इस तरह की ही प्रलोभन देते हैं कि आप 1 लाख बन जाएगा 100 रुपीस का। मतलब वो तो आई थिंक CS आपको भी जानकारी होगी कि काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड दिखाते हैं उसमें। क्रिप्टो करेंसी एक एरिया है जो बेसिकली टोटली रेगुलेटेड नहीं है इंडिया में, और भारत सरकार और रिजर्व बैंक इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अंतर्जातिक स्तर पे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हुआ, IMF हुआ, मैं बहुत सारे मीटिंग में जब गया हूँ, उसमें 2 तरीके की ओपिनियन मत है। उसमें कुछ लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी अगर बाहर पैसा मिल रहा है और ये इनका जो
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिसइंटरमीडिएशन वाला टेक्नोलॉजी, उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, तो कुछ फ़ायदा है। आपस में अगर ये कर सकते हैं, ये एक डिजिटल वे है बैंकिंग करने का, वो अच्छी चीज़ है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे तरफ देखा जाए तो ये क्योंकि हमारे भारतवर्ष में इतना ये रेगुलेटेड नहीं है, उस पर टैक्स है, ये रिसेंटली 1-2 साल पहले उसमें टैक्स लगा। इसका मतलब है कि कोई ट्रेड करता है, उसके वजह से फ़ायदा करता है, तो उसमें हम टैक्स लेंगे। लेकिन ये सिर्फ 1-2 चीज़ है जिससे पता लगता है कि हमने इसका यूज़ हो रहा है करके उसको माना है सरकार ने, और इस चीज़ को थोड़ा सा कानूनन बनाने का कोशिश किया है, लेकिन कानून अभी तक तय नहीं है। एक क्रिप्टो करेंसी बिल शुरू हुआ था, जैसे ही वो बन जाएगा पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तो जब तक वो नहीं बनता है तो तब तक हम कहेंगे कि जो इन्वेस्ट करते हैं वो खुद के रिस्क पे करते हैं। बहुत केसेस हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा कमाया, और आजकल तो युवा वर्ग, जब मैं जाता हूँ कहाँ पर भी इन्वेस्टर एजुकेशन पढ़ाने के लिए, क्रिप्टो करेंसी के बाद पहले आता है। वहाँ से लोग मिलते हैं जो लाखों बना लिए हैं महीनों में, और लोग ऐसे भी मिलते हैं जो करोड़ों गंवा भी दिए हैं। तो उसके लिए भारत सरकार या कोई भी सरकारी आदमी हो या कोई भी बैंक का आदमी हो, उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ना आपको समझा सकता है कि ये वोलाटिलिटी किस वजह से है। क्योंकि मार्केट में अगर वोलाटाइल होता है कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए शेयर प्राइसेस का वोलाटिलिटी होता है, तो तुरंत से भी काम में लग जाता है कि ये वोलाटिलिटी किस वजह से है, क्या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है, क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, उसके लिए रेगुलेशन है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, पनिश किया जाता है, तब ये बंद हो जाता है। तो सिस्टम जब तक कंप्लीट नहीं होता है, ये रिस्की प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं है। जबकि आखिर में ये कहूँगा, ये आपका खुद का विषय है, खुद का डिसीजन का विषय है। यहाँ हम ना एडवाइस देंगे, ना वो करेंगे, मना करेंगे, ना हाँ करेंगे, लेकिन इसमें हाँ बहुत ही वोलाटाइल बहुत है। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, लोगों ने बहुत पैसा गंवाया भी हैं, जब फ़ायदेमंद भी हुए हैं लोग। जी, यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ याद आती है शैलेंद्र जी, कि अगर सपोज़ हमने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर मार्केट के थ्रू हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं, लेकिन बाद में खबर आती है कि वो जो बैंक है उसमें जो चेयरमैन था उसने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी, और फिर जो मार्केट प्राइस है वो कम से कम नहीं तो 50% क्रैश हो जाता है। नुकसान तो हमारा हुआ। अब इसमें किस तरह का फ्रॉड हुआ, किस तरह का स्कैम हुआ, क्या हमारी भरपाई कभी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं। अभी ये मार्केट मतलब इस शेयर का भाव कब तक ऊपर जाएगा? मैम, ये केवल बैंक के नहीं, किसी भी शेयर का भाव कब तक ऊपर जाएगा, कम तक, ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। और जहाँ इंस्टीट्यूशनल होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इसका पता लग पाना बाहर से किसी पब्लिक को, मुझको लगता है बहुत मुश्किल है हाँ, कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। जो मुझको लगता है किसी एक्स बैंक की जो आप बात कर रही हैं, उसमें कुछ अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज पकड़ी गई हैं, जो उनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का था, या फिर उनके कुछ जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का कुछ अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज पकड़ी गई है। चूंकि स्टॉक मार्केट परसेप्शन बेस्ड मार्केट होता है मैम, कुछ भी परसेप्शन अगर आया उस पर खबरें गिरती हैं, मार्केट गिरता है, मार्केट उठता है, कुछ भी होता है। तो उस बैंक का शेयर गिरा है और कुछ हुआ होगा, अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। जो भी जांच से बाहर आएगा, अभी पता नहीं क्या होगा, फॉरेंसिक ऑडिट भी हो रही है या और तरह की ऑडिट जांच चल रही है। तो वो हो सकता है सब कुछ ठीक भी हो जाए। बहुत सारे बैंकों का ये हुआ है कि बहुत कुछ खराब हुआ फिर ठीक हुआ है। मैं यही कहूँगा कि इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग या उनके अपने लोग जो करते हैं, इसका पता पर लग पाना जनरल पब्लिक को बहुत मुश्किल होगा। और मेरी नज़र में महापात्रा सर इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, इसका पता लग पाना मुश्किल है बाहर से। जी। अगर सोनिया मेरे को पूछा जाए तो इसका एक सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल, उदाहरण है सत्यम स्कैम। सत्यम स्कैम जब 2009 में हुआ, मैं डायरेक्टर कैपिटल मार्केट में था, आपने बड़ा क्लोजली देखा है। तो उनका ओनर ही एडमिट कर दिया कि 10 साल से या 8 साल से मैं ही झूठ मूठ का एफडी का फोटोकॉपी देता रहा ऑडिटर्स को, और मैं ही हमारा जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा के इन्फ्लेट करके बताया कि सत्यम बहुत सारा फ़ायदा कर रहा है, जिस वजह से उनका शेयर प्राइस भी बढ़ता गया, इतना हद तक बढ़ गया। तो उसके बाद उन्होंने वो शेयर अपना बेचा या अपने भाई लोगों को बता के बेचा और बहुत पैसा कमाया। तो ये ऑनलाइन होने के बाद मैनेजमेंट चेंज हुआ
और जो उनके मालिक थे, जितने लोग इन्वॉल्व थे, इन लोगों को पनिशमेंट दिया गया। और इसका एक वो है, सोल्यूशन भी है। सेबी डिसगॉर्जमेंट करता है अगर आपका पैसा उसमें डूबा है, और उस कारण की वजह से कितना डूबा अगर पता चल जाता है। एक तो होता है कि सर्किट ब्रेकर स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो किसी भी शेयर का प्राइस सडनली बढ़ गया तो एक सर्किट को ब्रेक करने के लिए एक प्रबंध हो जाता है, तुरंत काम पे लग जाते हैं सारे स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी। देखते हैं कि क्यों इतना बढ़ा। अगर कोई जेन्युइन न्यू इन्फॉर्मेशन है, कोई अच्छा चीज़ है, कोई बहुत बड़ा अच्छा साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बाय दैट कंपनी और किसी कंपनी के साथ, जिस वजह से बढ़ा है, या ऐसे ही बढ़ गया है, आपस में लोग शेयर को एक्सचेंज करके बढ़ा रहे हैं, सर्कुलर ट्रेडिंग हुआ है या फ्रंट रनिंग हुआ है, बहुत सारे तरीके से बढ़ा है, तो उसको रोकने का कोशिश करते हैं। अगर वो भी फेल हो जाता है किसी वजह से तो उसको फिर डिसगॉर्जमेंट के तहत जो पैसा रिकवर होता है, जैसे सहारा स्कैम हुआ था, वो पैसा इकट्ठे किया गया, चाहे कितना देर हुआ, रिकवरी हुआ, और रिकवरी होने के बाद पैसा धीरे धीरे वापस भी होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, सिस्टम है, टाइम कितना लगता है, कैसे पकड़ा जाता है, और हम सब जानते हैं चोर आगे आगे भागता है पुलिस से, तो नया नया तरीका आता है। वो नया तरीके को कैसे हम हैंडल करेंगे, पहला काम तो हमको इतना करना चाहिए, हमको बचाव करने के लिए जो प्रबंध है उसको समझें और हम खुद सतर्क रहें। जी, तो यानी कि जो डिजिटल आपका मनी है वो जो तिजोरी में रखा हुआ है उसकी बस एक ही चाबी है, और वो है आपकी एजुकेशन। तो ये सब आप अपने आप जो गूगल आप करते हैं उसमें कम से कम इसकी भी पढ़ाई कीजिए कि कैसे आपको अपने पासवर्ड लगातार बदलने हैं। पैसा बोलता है मैं, हम आपको सिखाते ही रहते हैं कि आपकी इन्वेस्टर एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सीखते रहिए और पैसे कमाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे इस प्रोग्राम में आज इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय दीजिए, सजेशंस दीजिए, ईमेल आईडी नोट कीजिए। ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।